हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए सी टेट जनवरी 2024 के लिए सामान्य अध्ययन की क्लास लेकर के आए हैं। ठीक है, जिसे शॉर्टकट में बोला जाता है एसएसटी या फिर एसएससी। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा टारगेट रहेगा कि हम लोग अपने 60 में आउट ऑफ 60 कर पाएँ। और जो भी आज के जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपके एनसीईआरटी बेस पर होंगे और इसमें कुछ आपके पेडागोजिकल क्वेश्चन भी सम्मिलित होंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स क्लास की शुरुआत करें। इससे पहले सभी लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल है लर्न विथ अल्पना। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों को फ्रेंड्स व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए दोस्तों को। और ताकि जो दोस्त हैं उन सभी लोगों को यानी कि आपके सबको हेल्प मिल सके और सभी लोग कंटिन्यू चैनल से जुड़ सके। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारी जो क्लास है वो कंटिन्यू हमारे चैनल पर चलती है लर्न विथ अल्पना पर। तो कंटिन्यू जुड़े रहिए फ्रेंड्स। ठीक है, हमारा टारगेट है कि आप सभी लोगों का 130 यानी कि 130 प्लस नंबर हम आप लोगों के यानी कि लाने में हेल्प कर सके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे और देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अभिकथन और क्या है कि अभिकथन और कारक वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम देखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर अभिकथन ए है कि जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं, ठीक है, तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा, जो कि बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। देखिए जो जब आपके लंदन में यानी कि जो मानक समय निर्धारित किया गया है आपके जो इलाहाबाद नैनी से है, ठीक है, वो आपका लंदन के 5.5 घंटा पूर्व में यानी कि यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो यानी कि जब आपके लंदन में 2 बजेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर यानी कि भारत में आपके 7:30 बजेंगे शाम को। ठीक है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। और सेकेंड ऑप्शन है आपका कारण, ठीक है, कि भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन देखिए फ्रेंड्स यहाँ से और ये जो आपका आर है, ठीक है, यानी कि अभिकथन ए और आर तो दोनों सही होगा, लेकिन फ्रेंड्स जो कारण है आपका ये उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, ये कुछ अलग चीज बोल रहा है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड होगा कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो आपका आर है वो सही व्याख्या नहीं की है ए की। ठीक है, ये तो बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए फ्रेंड जो भौगोलिक दृष्टि होती है उससे जो भारत का मुख्य भूभाग है वो फ्रेंड्स आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच होता है। ठीक है, और आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच फैला हुआ है, जो कि आपके भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या कितना होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आप लोगों को लिख करके बता देते हैं। ठीक है, जो भारत का कुल भौगोलिक वर्ग किलोमीटर कितना होता है आपका, तो यहाँ पर आप लोग देखिए कितना होता है फ्रेंड्स, 32,87,000, ठीक है, 263 वर्ग किलोमीटर। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये कभी भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इसकी जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो भारत की कितनी होती है, तो आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है। ओके, तो जो राइट ऑप्शन था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन जो है वो थोड़े लॉन्ग होंगे, बट क्या है कि आपका जो एसएसटी के क्वेश्चन है वो ऐसे ही आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि समय यानी कि जो टाइम जोन है फ्रेंड्स वो आपके क्षेत्र पर दिए गए हैं, यानी कि देखिए ए बी सी पर सॉरी यहाँ पर ए बी सी और सॉरी ए बी सी कथन दिया गया है। ठीक है, उस पर विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला देखिए फ्रेंड्स आपका ए क्या है कि कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। ठीक है, यानी कि कुछ देश का जो देशांतरी विस्तार होता है फ्रेंड्स वो अधिक होता है, जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय जो है कि अपनाए गए हैं। तो क्या ये ऑप्शन आपका सही होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड है कि पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। ये भी आपका बिल्कुल सही है फ्रेंड्स कि जो यानी कि जो पृथ्वी है इसके एक एक घंटे वाले जो आपके 24 समय है, ठीक है, उसको 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। और थर्ड है कि प्रत्येक समय क्षेत्र में प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ये भी आपकी बिल्कुल सही बात की गई है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा क्या कि ए बी सी सभी सही हैं, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका थर्ड होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है।
देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। यानी कि देखिए जो पृथ्वी की सतह है फ्रेंड्स, ठीक है, उसका शुरू से वायुमंडल की जो परत होती है उसका सही चयन करता है। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि आपका क्षोभ मंडल होता है, ठीक है। तो क्षोभ मंडल होता है, तो देखिए एक ही ऑप्शन में आपके क्षोभ मंडल ही दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और आपका लास्ट होगा बहिर्मंडल, ठीक है, जिसे हम लोग बाह्य मंडल भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती है। यानी कि जो पृथ्वी पर आपकी ऋतुएं होती हैं, ठीक है, वो बती होती हैं, ठीक है। तो ये किस कारण से होती है। पहला ऑप्शन है मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणों यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिण पर पड़ती है, इसलिए होती है। या फिर सेकंड है कि पृथ्वी की परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना, इसलिए आपकी ऋतुएं होती हैं। और थर्ड है कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन के कारण आभा मंडल बनता है। और फोर्थ है कि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री, ठीक है, 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो ऋतुएं हैं वो किन कारणों से होती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर, फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड होना चाहिए, ठीक है। कि जो पृथ्वी है फ्रेंड्स, आपके परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना, इसी के कारण जो होता है आपका ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है, ठीक है। यानी कि प्रतिशत के अनुसार, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है हीलियम और चौथा है आपका ऑक्सीजन। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कितना होता है फ्रेंड्स, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो आपका 0.03 होता है ना, ठीक है, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। और जो नाइट्रोजन होता है फ्रेंड्स, ये आपका 78% होता है, सबसे ज्यादा यही होता है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन होता है फ्रेंड्स वो 0.93% होता है, ठीक है। और जो आपका हीलियम दिया गया है, ठीक है, तो हीलियम देखिए फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही जो आपके 1% होते हैं उसमें से होता है, ठीक है। आर्गन भी जो होता है वो भी बहुत कम होता है। तो देखिए जो यहाँ पर सबसे आपका जो ज्यादा पूछा है, ठीक है, प्रतिशत की मात्रा में, तो यहाँ पर आपको अपने नाइट्रोजन पर टिक कर देना है, ज्यादा कुछ आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और जो सबसे कम, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इन्हीं सबके ज्यादा पूछा जाता है। जो हीलियम होता है ये आपका तो बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, क्योंकि प्रतिशत के अनुसार हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा आपका, देखिए जो हीलियम होता है फ्रेंड्स, ये आपके बहुत ही अल्प मात्रा में होता है, ठीक है। जिसमें आपके हाइड्रोजन आते हैं, हीलियम आते हैं, ओजोन आते हैं, नियॉन, जेनान, ये ठीक है, ये सब जो कैसे होते हैं ये बहुत कम अल्प मात्रा में यानी कि उपस्थित होते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही है, ठीक है। महासागरीय धाराओं के विषय में आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है कि सही है। पहला ऑप्शन है ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। देखिए जो ठंडी धाराएं होती है वो आपके ध्रुवीय यानी कि जो उच्च अक्षांश से जल होते हैं, ठीक है, उसको उष्णकटिबंधीय अथवा यानी कि जिसे निम्न अक्षांश कहते हैं, ठीक है, इसकी ओर ले जाते हैं, जो कि बिल्कुल सही होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सॉरी, ऑप्शन में दिया है ना, बी ऑप्शन है फ्रेंड्स कि लेब्राडोर एक गर्म धारा है, ठीक है, जो लेब्राडोर है ये एक गर्म धारा है। और सी है कि जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो आपका जो लेब्राडोर है फ्रेंड्स, ये एक गर्म धारा नहीं होगा, ठीक है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका ए और सी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स जो शीतल धारा में जो जल का तापमान होता है वो किनारे के सागरीय जल के तापमान से कम होता है, ठीक है। ये धाराएं फ्रेंड्स उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय यानी कि निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं, ठीक है। और ये गर्म धाराओं से जिस स्थान पर मिलती है वह एक विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र होता है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि ए और सी सही है, बी सही नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है।
क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है। तो देखिए जो हिमनद यानी कि जो हिमानी होती है फ्रेंड्स, ठीक है, उसके निक्षेपण को हम लोग हिमोड़ कहते हैं, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। यानी कि जो कथन ए और बी है, ठीक है, देखिए यहाँ पर ए है और बी है, ये निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका कि यह, यानी कि ए है कि यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों यानी कि 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाई जाती है। और सेकेंड है आपका कि इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका शीतोष्ण पर्णपाती वन, दूसरा है आपका शंकुधारी वन, तीसरा है भूमध्य सागरीय वनस्पति और चौथा है आपका शीतोष्ण घास स्थल। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाई जाती है, ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं फ्रेंड्स। तो वहां पर देखिए जो शंकुधारी वन होते हैं वही पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए जो शीतोष्ण शंकुधारी वन होते हैं फ्रेंड्स, ये आपके विश्व के शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाने वाले वन होते हैं, ठीक है। इन क्षेत्रों में फ्रेंड्स ग्रीष्म ऋतु में गर्म और शीत ऋतु यानी कि ठंडी होती है, ठीक है, और पर्याप्त वर्षा होती है, जिससे जो वन होते हैं वे जीवित रह पाते हैं। और अधिकांश जो शीतोष्ण शीतोष्ण शंकुधारी वन होते हैं फ्रेंड्स, वो आपके सदाबहार होते हैं। किंतु देखिए कुछ वन वहां पर शंकुधारी और चौड़ी पत्ती वाले यानी कि सदाबहार या फिर इन्हें पर्णपाती वन के मिश्रण होते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड, जो शंकुधारी वन होते हैं वो यूएस, कनाडा, यूरोप तथा एशिया में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर शंकुधारी वन की बात की जा रही है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नॉट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, ठीक है, कि निम्नलिखित में से जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक है। बिल्कुल सही है फ्रेंड, देखिए जो मैदानी क्षेत्र है उसमें जनसंख्या घनत्व है वो आपका अधिक है। सेकंड है कि डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है, ये भी आपके बिल्कुल सही है। और थर्ड है कि भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है, ये भी आपकी बिल्कुल सही बात है। जो गलत होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ ही बचता है, ठीक है, कि मैदानी क्षेत्र में आक्स बोल लेक यानी कि चौप झील चिन्हित है। तो यहाँ पर यही आपका बिल्कुल करेक्ट सॉरी गलत होगा, ठीक है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा कि जो आपके गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है फ्रेंड्स, आपके मैदानी क्षेत्र यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में जन घनत्व अधिक है, ठीक है। और जो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है फ्रेंड्स, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो मैंग्रोव वनस्पतियों से आच्छादित है, ठीक है। खासकर फ्रेंड्स आपके ब्रह्मपुत्र के आसाम घाटी में कर्तन दहन कृषि की जाती है, ठीक है। यहाँ पर कर्तन दहन कृषि की जाती है। और इन नदियों के मैदानी क्षेत्र में चाप झील नदारत है। तो यहाँ पर जो चाप झील आ गया है यही आपका गलत होगा। तो जो गलत होगा फ्रेंड्स, 1 मिनट, ये क्या हो रहा है, ठीक है, देखिए जो गलत होगा वही हमारा सही होगा क्योंकि हमसे पूछा ही गलत था, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अच्छा, 2 ऑप्शन नीचे है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग नीचे जाकर के देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि, अब आपको बताना है कि जो तैराक मृत सागर होता है उसमें आप तैर सकते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन है इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है। सेकंड है यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अधिक अनुभव करता है, ठीक है। और आपका थर्ड है कि नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। और फोर्थ है कि जो पवने हैं वो सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि तैराक मृत सागर में आप तैर सकते हैं क्योंकि, तो यहाँ पर जो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा कि जो तैराक मृत सागर है उसमें आप तैर सकते हैं क्योंकि वहां पर नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। देखिए फ्रेंड्स, जो मृत सागर होता है, ठीक है, इसमें जो सभी चीजें होती हैं वो मृत हैं, ठीक है। इसका पानी देखिए अत्यधिक खारा है, ठीक है, इसलिए इसे साल्ट सी भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो मृत सागर है फ्रेंड्स उसे साल्ट सी भी कहा जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, अन्य समुद्रों के मुकाबले इसमें जो होता है नमक, ठीक है, उसकी मात्रा जो होती है वो काफी अधिक होती है। और ये दुनिया की फ्रेंड्स सबसे गहरे खारे पानी की झील है मृत सागर, ठीक है। और इसका जो पानी होता है फ्रेंड्स वो सेहत के लिहाज से संवेदनशील है, ठीक है। इसके पानी में जो मिनरल होती है उसकी मात्रा ज्यादा पाई गई है। और वही पोलेन और बाकी जो खनिज होते हैं उसकी मात्रा जो है कि इसमें कम होती है, ठीक है। और देखिए ये जो समुद्र है फ्रेंड्स
फ्रेंड्स ये आपको डूबने का कारण यानी कि तैरने की बात हो तो इसका देखिए जो प्रमुख कारण है वो समुद्र का खारा पानी ही है। क्योंकि देखिए जो पानी है फ्रेंड्स उसमें नमक ज्यादा होने की वजह से यहाँ पानी जो है उसमें उछाल काफी रहता है, जिससे कि कोई डूब नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही का यानी कि सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, आपको ए बी यानी कि दो कथन दिए गए हैं भूमि उपयोग के बारे में, जिस पर आपको विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना है। पहला ऑप्शन है भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको भूमि उपयोग से केवल फ्रेंड्स आप कृषि और वन के लिए, वहां पर आपको रहने के लिए, बहुत सारे उद्योग चलाने के लिए। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि केवल आपको वहां पर कृषि और वन के लिए ही भूमि उपयोग की बात की जा रही है। ठीक है, और सेकंड है तो ये आपका गलत हो जाएगा। और सेकंड है कि भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होती है, जो कि बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो भूमि उपयोग होता है वो आपका कृषि वन के अलावा भी किया जाता है, जबकि उसके जो उपयोग का निर्धारण है उसकी स्थलाकृति के द्वारा ही निर्धारित होती है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स कि ए गलत है और बी सही है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है कि ए सही है, सॉरी ए गलत है और बी जो है कि वो सही है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। ठीक है, जो रक्षक मेखलाएं होती हैं वो मदद करती हैं। पहला ऑप्शन है मृदा में नमी बनाए रखने में, सेकंड है मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मंद करने में, और थर्ड है कि अवनालिकाओं को बनाने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में, और फोर्थ है कि पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। तो देखिए फ्रेंड्स, जो रक्षक मेखलाएं होती हैं वो किसमें आपको मदद करती हैं। ठीक है, तो जो आपकी अवनालिकाएं हैं, ठीक है, इसको बनाने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में रक्षक मेखलाएं जो होती हैं वो आपको मदद करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो बनेगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है। ठीक है, यानी कि जो मृदा परिच्छेदिका होता है, ठीक है, उसकी मोटाई को कौन निर्धारित करता है। पहला ऑप्शन है आपका समय, सेकंड है वनस्पति जात प्राणी जात, और थर्ड है जलवायु, फोर्थ है उच्चावच। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो आपकी मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निर्धारित करता है वो आपका समय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, सेकंड है जैव संसाधन और अजैव संसाधन, थर्ड है सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन, और चौथा है आपका कि वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। ठीक है, तो देखिए बात की गई है फ्रेंड्स आपके वितरण संसाधन पर, सॉरी, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो जो वितरण के आधार पर संसाधनों को फ्रेंड्स वर्गीकृत किया जाएगा वो आपका वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन होगा। ठीक है, यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड जो प्रकृति में उपलब्ध सभी संसाधन जो होती है वो आपके मानवीय क्रिया का ही परिणाम है। ठीक है, और मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड जो मानव पर्यावरण है इसमें पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको संसाधन में परिवर्तित तथा प्रयोग करते हैं, और वितरण के आधार पर इसे दो भागों में यानी कि वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधनों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या करता है। टू ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, कोई बात नहीं, हम लोग वहीं जाकर देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यानी कि विविध समाज के बारे में आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है जिसमें संस्कृति और सत्ता में विभिन्नताएं मिलती हों, सेकंड है जिसमें भाषा धर्म और संस्कृति में समानताएं होती हों, और थर्ड है कि जिसमें भाषा संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों, और लास्ट आपका फोर्थ ऑप्शन है कि वह समाज जिसमें भाषा धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हों। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखिए फ्रेंड जब आपको विविध समाज की बात आती है तो वहां पर आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट होगा कि वह समाज जिसमें भाषा धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं
और असमानताएं पाई जाती हूँ। ठीक है, यही आपकी विविध समाज के बारे में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लैंगिक यानी कि जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है। आपको बताना है कि रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, सेकंड है महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं, और थर्ड है कि महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं, और फोर्थ है कि महिलाएं बहुत भावुक होती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती जो देगा वो आपका क्या हो जाएगा कि महिलाएं जो होती हैं वो जिम्मेवार वाहन चालक होती है, क्योंकि यहाँ पर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देने की बात की गई है। देखिए फ्रेंड्स, जो भी आपके दिए गए विकल्प हैं, ठीक है, इसमें से जो आपके सबसे जिम्मेदार होगा वो आपका महिला वाहन चालक, यानी कि जैसे घटनाएं लैंगिक जो होगी वो आपको रूढ़िवादिता को चुनौती देगी, यानी कि घरों से रसोई कर्म के बजाय बाहर निकलकर सार्वजनिक जीवन जीने एवं कमाने हेतु निर्बंध होकर स्वतंत्र हवा में सांस ले रहा है। तो ये आपके जेंडर रूढ़िबद्धता को धारणा यानी कि चुनौती यहाँ पर यही आपका देगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है। ठीक है, यानी कि जो नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की, ठीक है, कौन सी मुख्य मांग है। पहला ऑप्शन है महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार, ठीक है, सेकंड है धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार, और थर्ड है कि श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार, और चौथा है कि महिलाओं के लिए मताधिकार। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जो नारी मताधिकार आंदोलनकारियों के लिए कौन सी मुख्य मांग होगी वो आपका होगा कि महिलाओं के लिए मताधिकार। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे करके देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, जातकों के विषय में पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया। ठीक है, और सेकंड है कि इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखित और संरक्षित किया गया। थर्ड है कि इनकी रचना जैन साधुओं द्वारा की गई थी जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा और संरक्षित किया गया। और फोर्थ है कि इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखित और उनका संरक्षित किया गया। तो देखिए फ्रेंड, जो आपके जातक हैं, ठीक है, जो जातक के विषय में जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड, जो जातक ग्रंथ है उसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं शामिल है। ठीक है, और जात का अर्थ फ्रेंड्स जन्म होता है। ठीक है, और जातक ग्रंथों की जो संख्या होती है वो सैकड़ों में मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो जातक हैं, ठीक है, इनके विषय में यही आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा कि इनकी रचना जो है वो आपके बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखित और संरक्षित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके दो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, कोई बात नहीं, हम लोग वहीं देख लेंगे। क्वेश्चन है कि आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, आपको बताना है कि जो आईने अकबरी है इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण है। ठीक है, सेकंड है कि यह मिर्जा हाकिम द्वारा लिखी गई जो अकबर के दरबारियों में से एक था, और आपका थर्ड है कि यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करता है, और फोर्थ है कि यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 वॉल्यूम में से पहली वॉल्यूम है। तो देखिए फ्रेंड, जो क्वेश्चन की बात की गई है कि जो आईने अकबरी है इसके विषय में यानी कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो देखिए फ्रेंड, जो आईने अकबरी में लिखा गया है उसमें आपके अकबर है उनके प्रशासन के विविध जो पहलू हैं, ठीक है, उसके विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करता है ये आईने अकबरी जो है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया। यानी कि
किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए जो बाबा गुरु नानक थे उनकी रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? पहला ऑप्शन है गुरु अंगद, सेकंड है गुरु अर्जन, थर्ड है गुरु तेग बहादुर और फोर्थ है गुरु गोविंद सिंह। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, गुरु अंगद। देखिए फ्रेंड्स, जो गुरुमुखी लिपि होती है ये वह लिपि होती है जिसमें सिखों का धर्म ग्रंथ यानी कि ग्रंथ साहब लिखा हुआ है, ठीक है। और गुरु नानक के फ्रेंड्स उत्तराधिकारी गुरु अंगद ने नानक के पदों के लिए गुरुमुखी लिपि को स्वीकार किया, ठीक है, जो ब्राह्मी से निकली थी और पंजाब में उनके समय में प्रचलित थी, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यानी कि गुरु अंगद ही। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि एथीनियन, ठीक है, एथीनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषता नहीं है? यानी कि जो एथीनियन लोकतंत्र है, ठीक है, इसकी कौन सी एक विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती है। सेकंड है कि मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते हैं। और थर्ड है कि कई पदों पर नियुक्तियां यानी कि लॉटरी के माध्यम की जाती हैं। और फोर्थ है कि 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। तो देखिए फ्रेंड, जो एथीनियन, ठीक है, एथीनियन लोकतंत्र की, ठीक है, कौन सी विशेषता गलत है? तो वो आपका फोर्थ ही है कि जो 30 से अधिक उम्र के सभी उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो कि दास नहीं थे। तो ये आपका गलत होगा फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए जो एथेनियन लोकतंत्र है, ठीक है, इसमें सभी नागरिकों को सेवा नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी, ठीक है। साथ ही किसी मामले के निर्णय के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते हैं और कई पदों पर नियुक्तियां यानी कि लॉटरी के माध्यम से की जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो गलत होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा और यही हमारा करेक्ट होगा क्योंकि हमसे पूछा ही गलत था, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर फोर्थ ही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स वो आपके काफी लॉन्ग लॉन्ग दिए गए हैं, ठीक है। एसएसटी का ध्यान दीजिएगा, एसएसटी ही में ही जो है कि सबसे नंबर कम आते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा जो उद्देश्य है कि जो एसएसटी है इसमें ही आप लोगों के नंबर जो है वो अच्छे आए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त का निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ के शासकों के लिए थी? यानी कि जो समुद्र का, देखिए सॉरी, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी, ठीक है, जो विशिष्ट रूप से जो दक्षिणापथ के शासक थे उनके लिए थी? पहला ऑप्शन है उन्होंने चंद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। सेकंड है वे उपहार लाते थे, उसके दरबार में उपस्थित होते थे। और थर्ड है इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। और फोर्थ है कि उनके साम्राज्यों को उखाड़ कर फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। तो देखिए फ्रेंड, जो समुद्रगुप्त का यानी कि कौन सी ऐसी नीति थी जो आपके विशिष्ट रूप से दक्षिणा पथ के शासकों के लिए थी? तो वो आपका फ्रेंड्स ये था कि इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। यही आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा कि यानी कि दक्षिणा पथ के शासकों के लिए थी, यानी कि चंद्रगुप्त की जो नीति थी, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में, ठीक है, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? नागपुर, मदुरै दिल्ली। और सेकंड है पुणे, मद्रास, कलकत्ता। थर्ड है आपका सूरत, मदुरै, दिल्ली। और फोर्थ है सूरत, मद्रास, कलकत्ता। तो देखिए फ्रेंड, जो आपके 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में जो बम्बई, मद्रास और बंगाल के जो प्रेसिडेंसी थे, ठीक है, इनका विकास आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ फ्रेंड्स? तो ये आपके सूरत, मद्रास और कलकत्ता के व्यापारिक केंद्रों से हुआ था, ठीक है। यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी देखिए फ्रेंड्स ए बी कथन वाले दिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई, ठीक है। और आपका
सेकंड है कि महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। तो सबसे पहले ऑप्शन को देखेंगे फ्रेंड्स, क्या है कि जो बौद्ध धर्म था, ठीक है, बौद्ध धर्म के इस रूप में जो बुद्ध हैं उनकी उपस्थिति के कुछ एक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई, जो कि बिल्कुल सही है। और सेकंड भी आपका बिल्कुल सही है फ्रेंड्स कि जो महायान है वो बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ, ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों ही सही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा कि ए और बी दोनों सही है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये भी क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपके इस प्रकार से दिए गए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि महालवारी और रैयतवारी राजस्व प्रणालियों, ठीक है, के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स कि महालवारी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए प्रयुक्त थी, जबकि रैयतवारी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारत इलाकों के लिए थी, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन को भी देखेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे कि क्या है, ठीक है। देखिए बी ऑप्शन है कि महालवारी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवारी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो बात की गई है कि आपके महालवारी और रैयतवारी जो राजस्व थे, ठीक है, प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी पर आपको विचार करना था और कौन सही उत्तर का चयन करना था। तो ए भी आपका बिल्कुल ही सही होगा फ्रेंड्स यहाँ पर कि जो महालवारी बंगाल के प्रेसिडेंसी थे, ठीक है, इनके उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए प्रयुक्त थी, जबकि जो रैयतवारी है, ठीक है, इनके ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। तो बिल्कुल करेक्ट होगा और सेकंड भी फ्रेंड्स आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड आपका यहाँ पर बिल्कुल होगा कि ए और बी दोनों राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सेकंड ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है कि सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है, यानी कि जो सूफी संत का मकबरा है फ्रेंड्स उसको किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है ईदगाह, दूसरा है गुल फरोज शाम और थर्ड है दरगाह और चौथा है आपका खानकाह। तो देखिए जो सूफी संत के मकबरे हैं फ्रेंड्स उसको दरगाह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। पहला ऑप्शन है बासवन्ना द्वारा, सेकंड है एकनाथ द्वारा और थर्ड है क्या है सखुबाई द्वारा और फोर्थ है आपका रामानुज द्वारा। तो देखिए जो आपका विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत फ्रेंड्स 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया था, वो आपके रामानुज द्वारा किया गया था, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ है बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स आज के हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि गैरिसन, ठीक है, गैरिसन नगर से अभिप्राय है। आपको बताना है कि जो गैरिसन नगर है उससे क्या अभिप्राय है। पहला ऑप्शन है किले बंद बसाव जहां सैनिक रहते थे, सेकंड है वह स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों के माल को बेचा जाता था और थर्ड है कि एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पतन नगर और फोर्थ है कि नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है। तो देखिए फ्रेंड जो गैरिसन नगर था, ठीक है, उससे ये अभिप्राय था कि जो किले बंद बसाव है, ठीक है, जहां पर सैनिक रहते थे, ठीक है, तो यही आपके गैरिसन नगरों में जो किले बंद आबादी और सैनिक रहा करते थे, इनमें प्रमुख आपका था फ्रेंड्स अंबाला, जालंधर, ठीक है, महू, बबीना, उधमपुर, ठीक है, ये सब आपके गैरिसन नगर के ही अंतर्गत आते थे, यानी कि ये प्रमुख आपके थे। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि किले बंद बसाव जहां पर सैनिक रहते थे, ठीक है, गैरिसन नगर से यही अभिप्राय है। तो फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट होगा फ्रेंड्स। तो चलिए जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स वे लोग कर दीजिए। चैनल है लर्न विथ अल्पना और कंटिन्यू फ्रेंड्स आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। हमारी हिंदी की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, क्लास आपको वीडियो यानी कि उसकी मिल जाएगी आपको चैनल पर, आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए करिएगा, ठीक है। और इसी वीडियो के फ्रेंड्स यानी कि हम हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आप लोगों को प्लेलिस्ट का भी लिंक दे देते हैं ताकि आप लोगों को ढूंढने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करिएगा और वहां पर देखिएगा आप लोगों को प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और चलिए फ्रेंड्स सभी को अपने व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम के जरिए दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। और आज की क्लास की एसएसटी खत्म होती है यहीं पर हमारी, ठीक है। अगली क्लास में मिलेंगे यानी कि सीडीपी की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।